हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और जैसे कि PYQ को हम पिछले कई सीरीज से कर ही रहे हैं, तो उसमें सन 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको UGC नेट एजुकेशन के। तो उनमें जो क्वेश्चन 51 है वो आज मैं ले रही हूँ। 50 तक मैंने पिछले सेशन में करा दिए थे, आपको ले रही हूँ। सेलेक्ट द स्टेप्स यूज इन करिकुलम डिज़ाइन, है ना। पाठ्यक्रम अभिकल्प में उपयोग किए जाने वाले चरणों का चुनाव कीजिए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स 5, उनमें से हमें चुनने हैं 3, है ना। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बी है डिटेलिंग द बजट, सी है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डी है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, ई है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ लेते हैं इनको। अधिगम अनुभवों का चयन, बजट का विस्तृत विवरण, उद्देश्यों का निर्धारण, आवश्यकताओं का निदान, उपयुक्त मानव संसाधनों का चयन। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ACOD। ACOD कौन सा है? पहला है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जब भी हम कोई करिकुलम का डिज़ाइन करेंगे तो सिलेक्शन क्या करेंगे हम, हमें पहले लर्निंग कैसे हैं, क्या उनसे हमें अच्छी लर्निंग हो रही है या उस स्टूडेंट्स उस लर्निंग को सही नहीं कर रहे हैं, मतलब लर्निंग उतना कर नहीं रही हैं उस चीज़ को। तो इसका मतलब वो हार्ड है करिकुलम में। जो अगर वो स्टूडेंट्स लर्निंग करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं करिकुलम के डिज़ाइन में दिक्कत है, यानी कि वो उनके लेवल का नहीं है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, हमें लर्निंग एक्सपीरियंस का कैसे पता लगेगा? जब स्टूडेंट्स का से मतलब का वो लेंगे, उनका आइडिया लेंगे, उनसे आइडिया लेंगे कि क्या है ना। वो दूसरी प्रक्रिया होती है, पूरी होती है वो अलग से। तो यहाँ इतना ही समझना आपको ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की जो उनसे हमें पता लगता है। जब करिकुलर डिज़ाइन बनाते हैं तो किससे बनाते हैं कि उनके एक्सपीरियंस जो उन्हें होता है स्टूडेंट्स को, अच्छा या बुरा या हार्ड या सरल, उनके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं, है ना। फिर दूसरा है जो सही है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और जब हम पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट्स, ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने आप को सही महसूस कर रहा है और लर्निंग उसकी बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, जो करिकुलम में मतलब जो इन्होंने करिकुलम पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से मतलब वो कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, या मतलब उसमें अच्छा अपना कर रहे हैं, जो भी उन्हें मतलब उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं, उसी के हिसाब से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का। तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि भाई ये जो है हमने जो करिकुलम बनाया था, इन बच्चों ने का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, तो इनके ऑब्जेक्टिव उसी आधार पर फिर हम ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। फिर है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। अब हमें क्या करना, तो डायग्नोसिस ऑफ नीड्स में क्या आता है कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स में आता है कि इस चरण में शिक्षार्थी और समाज की आवश्यकताओं की पहचान करनी होती है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पहचान सर्वेक्षणों साक्षात्कार हो, जैसे मैंने बताया ना, स्टूडेंट से कैसे जानेंगे कि हम जानते हैं कैसे साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर के आपको क्या ये करिकुलम में कोई तुम्हें कठिनाई तो नहीं आ रही है तो बताइए। तो उसी चीज़ जो बहुत कठिन लगती है वो बच्चों के एवरेज बच्चों के हिसाब से बहुत कठिन लगती है, या मतलब कोई भी कुछ मानदंड होते हैं उनके आधार पर कठिन लगती हैं, तो उनको कोर्स से थोड़ा उसको कम हटा देते हैं, कम कर देते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। अब जो है आवश्यकताओं के निदान में हम पढ़ रहे थे, तो क्या क्या करना डायग्नोसिस ऑफ नीड्स में, कि जो शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पहचान सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों और फोकस समूह के संचालन द्वारा की जाती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके समाज की आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है। 52 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फाइंड द करेक्ट पेयर्स, यानी कि जोड़े बना दिए गए हैं, एक एक नाम लिख दिया गया है। रैशनलिस्ट, एम्पायरिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिस्ट, ऐसे नाम लिख दिए गए हैं। और उनसे संबंधित ही टीचर के बारे में बताया गया है कि टीचर में क्या क्या गुण होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये गुण है कि नहीं है, ये हमें देखना है इनमें। जैसे कि रैशनलिस्ट, टीचर एज सोर्स ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, है ना। बी है एम्पायरिस्ट, टीचर एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस। सी है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, टीचर एज फैसिलिटेटर ऑफ चॉइसेस। फिर है डी प्रैग्मेटिज्म, टीचर एज कंट्रोलर।
ई है आइडियलिस्ट, टीचर एज फ्रेंड। तो स्टूडेंट इसमें जो युग उनके सामने जो पेयर हैं युग्म है वो कौन सा सही है? देखो अच्छा देखिए कि टीचर एज सोर्स ऑफ आइडियाज फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये सही है कि गलत है? ये सही है ना। तर्कवादी विचारों, तथ्यों और सूचनाओं के स्रोत के रूप में शिक्षक होते हैं। विचार जो होते हैं ना, विचार, तथ्य, सूचना कौन देते हैं? जब पढ़ाते देते हैं ना शिक्षक स्टूडेंट्स को। एम्पायरिस्ट, टीचर एज ए डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ प्रोसेस, है ना, ये प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के रूप में। अनुभववादी प्रक्रिया मतलब ना, एम्पायरिसिज्म किस पर आधारित है? प्रक्रियाओं पर आधारित है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अस्तित्ववादी, चुनाव के सुसाध्यकर्ता के रूप में, है ना, वो क्या मानते हैं? टीचर एज फैसिलिटेटर ऑफ चॉइसेस, कि जो टीचर है उसको उसका अस्तित्व है, वो चॉइस कर सकता है कि उसे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, टीचर एज कंट्रोलर, ये गलत है। प्रैग्मेटिज्म तो टीचर एज ए कंट्रोलर नहीं है ना। आइडियलिस्ट, टीचर एज ए फ्रेंड, ऐसा नहीं है। मतलब टीचर का अपना अलग मतलब वो तो स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर उसमें, तो आइडियलिस्ट में तो ये इसका क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है ए, बी और सी। फिर है 53 को हम छोड़ देते हैं, दूसरे जब रिसर्च का आपको वो कराएंगे, टॉपिक कराएंगे तब उसमें कराएंगे आपको 53 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 54 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज ए क्वालिटी रिसर्च? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए क्वालिटेटिव रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषताएं हैं? कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषताएं हैं ये बताइए। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा रिसर्च वाले पेपर में, थोड़ा बहुत तो होगा उसका आपको नॉलेज। तो रिसर्चर डिपेंडेंट होता है क्या इसमें? टूल्स डिपेंडेंट होते हैं क्या? सेकंड है। थर्ड है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जनरलाइजेशन, मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर, मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर और कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। ए, बी, सी, डी, ई 5 ऑप्शन है, उनमें से सही है हमारे 3। तो आप अब सोचिए क्या है कि हिंदी में बताती हूँ। शोधकर्ता, जो शोध करता है आश्रित, उपकरण आश्रित है ये, या फिर संदर्भ विशिष्ट सामान्यकरण है, साहित्य का न्यूनतम उद्धरण है, या शोधकर्ता आश्रित है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो है ए, सी और डी, यानी कि गुणवत्ता शोध में अवधारणाओं, विचारों या अनुभवों को समझने के लिए गैर संख्यात्मक डेटा, है ना, जैसे टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो का संग्रह या विश्लेषण शामिल है ना। इसका उपयोग किसी समस्या में गहराई से जानकारी इकट्ठा करने या अनुसंधान के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। गुणात्मक शोध की विशेषताएं हैं शोधकर्ता आश्रित, संदर्भ विशिष्ट सामान्यकरण, साहित्य का न्यूनतम उद्धरण। तो ये है कॉन्टेक्स्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं ना क्वालिटेटिव में, क्योंकि विचारों के ऊपर ज़्यादा लिखी जाती है ना। विचार होते हैं ना क्वालिटेटिव रिसर्च में, विचारों पर आधारित होते हैं, विचार होते हैं और क्या कहते हैं कि अनुभव होते हैं। उनको समझने के लिए संख्यात्मक डेटा, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो का संग्रह, विश्लेषण किया जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 55। डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द एक्शन रिसर्च एज फॉलोज। निम्नलिखित में क्रियात्मक शोध के विशिष्ट अभिलक्षण हैं। कौन से क्रियात्मक शोध, है ना, जो टीचर करते हैं अपनी क्लास के लेवल पे, वो क्रियात्मक अनुसंधान। ओनली टीचर्स कंडक्ट एक्शन रिसर्च, केवल टीचर्स कर सकते हैं एक्शन रिसर्च, या फिर क्या है ए स्मॉल एसेसिबल पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर द स्टडी, या फिर सैंपल ड्रॉन फॉरेन पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर द स्टडी, या फिर डी रिसर्चर इज द कंज्यूमर ऑफ फाइंडिंग, या ई obtained findings are generalized to the population। तो हिंदी में देख लेते हैं। केवल अध्यापक क्रियात्मक शोध संचालित करते हैं, ये सही है क्या? अध्ययन में पहुंच के अंदर एक छोटी जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है, ये सही है क्या? अध्ययन में जनसंख्या से प्राप्त प्रतिदर्श का प्रयोग किया जाता है, ये सही है क्या? शोधकर्ता प्राप्तियों निष्कर्षों का उपयोग करता है, ये सही है क्या? प्राप्त निष्कर्षों का जनसंख्या पर व्यापीकरण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इनमें से जो आंसर सही है वो सही है बी और डी। बी कौन सा है? स्मॉल एक्सेस पॉपुलेशन, क्योंकि क्लासरूम में तो बहुत बच्चे कम होते हैं ना, तो उन्हीं पे तो करते हैं एक्शन रिसर्च। जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, है ना,
तो थोड़ी हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो छोटी होती है। फिर है डी, रिसर्चर इज द कंज्यूमर ऑफ द फाइंडिंग्स, और जो उन्हें पता लगता है कि इन वजह से बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, लिखने में अच्छा नहीं है, या जो भी इसके मतलब वो है कठिनाइयाँ उनमें वो अच्छा नहीं है, तो उनको वो उन्होंने फाइंडिंग्स प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, वो अपनी टीचिंग में उन चीज़ को सुधारेंगे। तो टीचर जो है क्या हो जाता है, रिसर्चर जो होता है इसमें इज द कंज्यूमर ऑफ फाइंडिंग, जिसमें रिसर्चर होता है वो भोक्ता होता है उसका फाइंडिंग्स का, क्योंकि वो अपने अप्लाई करता है फिर उन चीज़ों को। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग 56 है, अकॉर्डिंग टू मेगर विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। अब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। तो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेगर है ना, जनरली पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मेगर, तो हम मेगर को ध्यान में रख करके उन्हें बताना है। जैसे कि लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्राइटेरियन, कंडीशंस, ये 5 दिए गए हैं। तो इनमें सही कौन सा है, हिंदी में देख लेते हैं, भाषा, निष्पादन, व्यवहार, परिष्करण, मानदंड, स्थिति। तो इनमें से जो सही कौन सा है, सही है परफॉर्मेंस, क्राइटेरियन और कंडीशन, ये सही है मेगर के अकॉर्डिंग। कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स मतलब किसी भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव, कि परफॉर्मेंस कैसी हुई स्टूडेंट्स की, है ना, फिर उनके मानदंड कैसे हैं और कंडीशन क्या थी जिनमें वो इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर 57 नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन ऑफ एंडरसन एंड क्रैथवॉल टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। ये भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव पे ही आधारित है। अब इसमें किसका संदर्भ, किसके से है ये, किसके कौन है इनके, वो जो विद्वान है वो है एंडरसन एंड क्रैथवॉल। अब इनके अकॉर्डिंग हमें उसमें भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की बात थी और इसमें भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की बात है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो जो है उनके थे मेगर के थे और ये हैं जो है क्रैथवॉल और एंडरसन के। तो निम्नलिखित में से क्या एंडरसन और क्रैथवॉल के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आयाम नहीं है। तो क्या आयाम नहीं है, 5 दे रखे हैं इसमें, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, सिंथेसाइज, इवेल्यूशन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कॉम्प्रिहेंशन एंड सिंथेसिस। आपने पढ़ा भी होगा, उसमें जो है एंडरसन के कॉग्निटिव, साइकोमेट्रिक, अफेक्टिव डोमेन, 3 डोमेन है इनके, है ना। तो उनमें से जो है कौन सा है, कॉम्प्रिहेंशन और सिंथेसिस। ये तो कॉमन से हैं, आप बीएड से पढ़ते हुए ही आ रहे होंगे एमएड तक, इनको आप एक बार अपनी बुक में देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंबल्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, है ना। ए में एक आदमी की तस्वीर है, सी सीधा, बी में सीधा, सी जो सीधा सी होता है, सी देखते ही हो आप, वो है, और सी जो है उसमें उल्टा सी है, जो इनकी क्रिएटिव कॉमन्स की जो पिक्चर दी गई हुई है उस तरीके से दी गई है। और उसमें डी में, एस में एक डंडा है, ये है ना, और ई में 2 डंडे और एक तिरछा डंडा है। इस तरह से ये सिंबल दिए गए हैं। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, उसमें इनमें से जो करेक्ट है वो है ए, सी और डी। ए तो हो गया किसमें, ए है ना, ए हो गया। ये क्रिएटिव कॉमन्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बल्कि पहले सेशन में आप क्रिएटिव कॉमन्स की एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देखिए, उनमें क्रिएटिव कॉमन्स की भी एक PYQ के साथ में क्रिएटिव कॉमन्स की भी एक मैंने वीडियो डाली हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। भी इंस्ट्रक्शन पर आधारित है। 3 क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स इसमें PYQ में आ चुके हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन से ही आ चुके हैं 3 क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से किनको अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के लिए एक विषय वस्तु नहीं माना जाता, है ना। क्या नहीं माना जाता, क्राइटेरियन टेस्ट, टास्क एनालिसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो है क्राइटेरियन टेस्ट, मानदंड परीक्षण, टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार परिष्करण, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण को नियंत्रित करना, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का नियोजन करना। तो इनमें से 3 सही है, सी, डी और ई। सी का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर किसका है, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन का है ना। एजुकेशन क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करती है। फिर है कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, तो ये नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं है, ये भी टीचिंग से संबंधित है। कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग है तो टीचिंग से संबंधित, इंस्ट्रक्शन से संबंधित नहीं है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ये भी टीचिंग से संबंधित, इंस्ट्रक्शन से संबंधित नहीं है। तो तीनों में नाम भी दिए गए हैं, इसीलिए टीचिंग आप
आराम से इनको पहचान सकते हैं और अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग आर नॉट ओपन, ये 60th क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग आर नॉट ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी, निम्नलिखित में से कौन से मुक्त शैक्षिक संसाधन संकलन नहीं है। दे रखे हैं इसमें नरोरर या इसको बोल दो NROER, ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ना, OASS, ज्ञान दर्शन, ये दे रखे हैं इसमें 5। इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं 3। तो कौन से सेलेक्ट करेंगे आप? करेंगे ज्ञान कोश, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, OASIS है ना, और ज्ञान दर्शन। और इसमें से सही है आपके BC और ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ज्ञान दर्शन, ये सही है आपके। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ओपन एजुकेशनल सोर्स, आर नॉट ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी नहीं है। भंडारण है ना रिसोर्स का, कौन नहीं है? ये नहीं है। ई ज्ञान कोश नहीं है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञान कोश क्या है? ज्ञान कोश देश में मुक्त दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा विकसित डिजिटल शिक्षण संस्थानों को संग्रहित है ना, भंडारण, संग्रहित, अनुक्रमित, संरक्षित, वितरित और साझा, डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट और साझा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है ना, रिपोजिटरी है। और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय क्या है? ये क्या है? ADL का उद्देश्य है, ADL मतलब NDL का जो उद्देश्य है वो क्या है? देश के सभी नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रेरित करने और सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना है। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है ना। ज्ञान दर्शन में क्या है कि GD जो ज्ञान दर्शन है 24 घंटे का शैक्षिक चैनल है जो विविध विषयों को कवर करता है। क्या है? 24 घंटे का चैनल है ज्ञान दर्शन जो विभिन्न विषयों को कवर करता है। और जो इसके जो दर्शक हैं है ना, उनको सर्वोत्तम, उनकी ऐसी श्रृंखला है जो दर्शकों को सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे हो गए 60 क्वेश्चन, 10 पूरे क्वेश्चन हो गए। 60 से 70 हम कल कराएंगे। और इसमें मुझे जो एक महत्वपूर्ण ये करा रही हूँ ना मैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप वाली जो यूनिट है, उसके मैं एक एक टॉपिक को ले रही हूँ, जिससे कि वो हमारी पूरी जो है इनके साथ साथ में हमारी ये जो है ये यूनिट भी हमारी समाप्त हो जाए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो, है ना। पोकायोका मैंने कल बताया ना, पोकायोका कराऊंगी। पहले पिछली वीडियो में मैंने जस्ट इन टाइम कराया था, तो इस पर देख लेते हैं क्या होती है। पोकायोका बहुत ही सिंपल है, इतनी कुछ ज़्यादा कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत सिंपल सी एक मेथड है जिसको हम अपने एजुकेशन चेंज मैनेजमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें मैनेजमेंट चेंज करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है। एजुकेशनल सिस्टम में सुधार, एडमिशन से लेकर टीचिंग सिस्टम से लेकर छात्रों के रिजल्ट तक सारी एरर को दूर करना या उनको होने ही नहीं देना। वास्तव में तो इसका जो पोकायोका का जो कार्य है वो है कि जो एरर है उसको पहले इनका तो काम क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इनका काम है कि पहले से ही उस समस्या को आने ही नहीं देना, जो समस्या आ सकती है उसको पहले से ही, उस गलती को पहले से ही सुधार लेना, जो आ सकती है ठीक कर लेना, है ना। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लासरूम में, है ना, एनवायरनमेंट में, इन सब में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। पोकायोका ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, इनमें भी यूज़ किया जाता है। पोकायोका शिक्षक को, इसको क्या किसने वो किया था निर्माण, सिंगी को इंडस्ट्रियल 1960 में इंजीनियर था जो उसमें टोयोटा में, उसको टोयोटा कंपनी में जो इंजीनियर था सिगिको, है ना, उसने इसका जो है निर्माण किया था पोकायोका का 1960 में। अब डीमैक में इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्स सिग्मा होता है ना, डीमैक, सिक्स सिग्मा जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसकी जो क्रिया को, जो कार्य प्रणाली है उसको और अच्छी तरीके से चलाने के लिए। अब देख लेते हैं मानवीय गलतियों के बारे में, गलतियों को सुधारने के बारे में। इसका मेन जो मकसद है वो है गलतियों को सुधारना। और सुधारना ऐसा नहीं कि गलतियाँ ज़्यादा, फोकस उस पर नहीं है कि गलतियाँ हो जाए तब हमें सुधारनी है, गलतियाँ ही ना होने पाए उससे पहले ही हमें कुछ ऐसे सिस्टम को बनाना है, इस तरह के मतलब जो है मेथड यूज़ करना है कि गलतियाँ ना हों।
तो मानवीय गलतियों को अनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भूल के कारण, नासमझी के कारण, अनुभव के अभाव में, नियमों का पालन न करने पर, मानकता के अभाव में, है ना, गलतियां न करना, जो गलतियां हो जाती हैं। पोका योगा एक ऐसी विधि है जिसमें इन गलतियों को सुधारा जा सकता है ना। इन सारी गलतियों जो मैंने बताई हैं, कैसे ना, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो मतलब मान लीजिए कोई टीचर ही है, कोई डायरेक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, या फिर फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सब होते हैं। तो उन्हें कई तरह की गलतियाँ करते हैं ना, जैसे कुछ तो भूल के कारण कर लेते हैं, कुछ ना समझेगा। गलतियाँ किसी भी प्रकार की हो, उनको हमें क्या करना है, पहले से पहले ही रोक लेना है। वो कई प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं, मनुष्य कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो पोकायोके इज डेवलप्ड फॉर प्रिवेंटिंग ह्यूमन एरर्स। मेन तो इसका ये है कि ह्यूमन एरर को, वैसे तो सारी एरर को पोकायोके से कर सकते हैं दूर, लेकिन मेन जो फोकस है वो है मानवीय भूलों को सुधार करना, मानवीय भूलों को पहले से ही सुधारना। पोकायोका इज जापानीज टर्म विच मीन्स मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग, मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग। अकॉर्डिंग टू सिंगो, एरर डिफेक्ट, एरर हो या डिफेक्ट हो, अकर ओनली हु मिस्टेक व्हेन मिस्टेक्स आर परमिटेड। जब मिस्टेक को करने दिया जाता है तब गलतियाँ होती हैं, अगर उनको रोक लिया जाता है तो गलतियाँ नहीं हो जाती हैं, होती। इनका कहने का तात्पर्य है। इट इज़ डेवलप्ड इन 1960, पहले ही मैंने बता दिया था आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोकायोके इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देन करेक्ट एंड एलिमिनेट दैम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग जीरो डिफेक्ट्स। ये पसंद करते हैं कि किसी भी आइटम में, किसी भी प्रोडक्ट में, या किसी के भी शिक्षण के आउटपुट में जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाए, पूरा सिस्टम इस तरीके से मतलब कार्य करे कि उसमें जीरो डिफेक्ट हो। अब ये दो आ गया, इनको दो कैटेगराइज में किया जाता है ना, दो टाइप हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। तो प्रिवेंशन में क्या करते हैं, इम्पॉसिबल फॉर मिस्टेक टू अकर, इम्पॉसिबल है फॉर मिस्टेक टू अकर, कि कोई गलती आए। और इसमें क्या है, डिटेक्शन में क्या है कि मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, कि अगर मिस्टेक आ भी गई हो तो हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट वो करेक्ट भी कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका पॉइंट है, इट इज़ कंसिडर्ड बेटर देन डिटेक्शन। गलतियाँ हो जाए उसके बाद करें तो नुकसान भी तो होता है इसमें। जब हमने कोई प्रोडक्ट तैयार कर दिया, अब उसमें डिफेक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट में जितना भी खर्चा हुआ था सब बेकार हुआ। लेकिन यदि हमें पहले से पता है कि यहाँ गलती हो सकती है तो उसको थोड़ा ध्यान से करा, यहाँ गलती हो सकती है पहले, मतलब देन डिटेक्शन से पहले होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ही ज़्यादा बेस्ट इसमें जो है होता है। दो है कैटेगरी, लेकिन प्रिवेंशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोकायोका अप्रोच कौन सी है इसकी, है कंट्रोल अप्रोच है, वार्निंग अप्रोच है। अब कंट्रोल अप्रोच में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जैसे कि छात्र पढ़ रहा है, ड्यूरिंग जब जो प्रोसेस चल रही है उसकी पढ़ने की, है ना। स्टॉप मशीन्स प्रोसेस शो दैट, अब हम वहाँ पर देखेंगे कि टीचर, इसमें तो ये है कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि स्टॉप मशीन और प्रोसेस सो दैट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन क्विकली। और जब बच्चे के संदर्भ में लेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में लेंगे कि बच्चे जिस टाइम पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो वहीं हमें करेक्ट करना है, या तो टीचर की मैथोडोलॉजी चेंज करेंगे, या फिर कुछ क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। उसी दौरान हमको कुछ चेंज करना है ताकि हमारे बच्चे की एजुकेशन पे या आउटपुट पर, रिजल्ट पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसका यहाँ कंट्रोल अप्रोच का यहाँ एजुकेशन संदर्भ में ये है। वार्निंग अप्रोच, और वार्निंग अप्रोच क्या है, इट सिग्नल्स in advance about the occurrence of defects or mistakes in the manufacturing process, lights, buzzers or the warning devices। अब इसमें तो ये आ गया है ना, occurrence of defects or mistakes in the manufacturing process, मैन्युफैक्चरिंग में तो हो गया, लाइट जलेगी, क्या कहते हैं, बजर्स जलेगा, और अदर वार्निंग डिवाइस, जैसे गलतियाँ होने, जैसे ही सिग्नल देना शुरू कर दिया एडवांस में कि ये गलतियाँ हो जाएंगी। अभी इनमें मतलब शुरुआत ही नहीं की मशीन ने, तो बजर बजाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही जैसे ही हमने पहले बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, पहले ही उसने वो टेस्ट दिया, और टेस्ट में हमें पता लगा कि बच्चा तो बिल्कुल ही जीरो ले आया, या एक ले आया, एक ही नंबर लाया 50 में से 50 में से या 25 में से। तो हमारे तभी दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चा सही से ग्रैस्प नहीं कर आया, हमें कुछ अपनी प्रोसेस में सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरीके से एजुकेशन संदर्भ में इसका अर्थ है। मैथड ऑफ पोकायोके, कॉन्टैक्ट मैथड। अब मैथड है, पहले तो ये तो अप्रोच हो गई दो, कंट्रोल और
कंट्रोल और वार्निंग अप्रोच हो गई। अब है मेथड ऑफ पोकायोके। अब कॉन्टैक्ट मेथड है, काउंटिंग और फिक्स्ड वैल्यू मेथड है, और जो है मोशंस और सीक्वेंस मेथड है। 3 मेथड है इसमें। तो 2 मेथड कौन से हो गए हैं? कॉन्टैक्ट मेथड, इट इन्वेट्स टेस्टिंग इंस्पेक्शन द प्रोडक्ट आर मीटर सच एज साइज शेप। मेथड्स ऑफ पोकायोके वो क्या देखता है? ये उसकी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के मामले जो संदर्भ में है वो है साइज, शेप, कलर, ईटीसी टू आइडेंटिफाई इफ एनी एरर एग्जिस्ट। किसके साइज से वो सब सही है क्या उसमें, है ना? कॉन्टैक्ट मेथड में ये देखते हैं कौन। तो हम उनसे बच्चों से जो है जो उनकी वो कराते हैं ना कि जो वर्बली ये कराते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट मेथड करेंगे ना। बच्चों से तो होता है कॉन्टैक्ट। तो बच्चों से क्या करते हैं कि अभी सुनाइए, कहानी सुनाइए, या वो सुनाइए, पोएम सुनाइए। तो उनसे पता लगता है ना बच्चा ग्रेस्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये एजुकेशन संदर्भ में हो गया है। काउंटिंग और फिक्स्ड वैल्यू मेथड, दिस इज मेथड अलर्ट्स द मशीन ऑपरेटर इफ द डिजायर्ड नंबर्स और आइटम्स प्रोडक्ट्स और नोट बीइंग मेड, कि कितने, इसमें ये तो हो गया उसके संदर्भ में। अब इसमें एजुकेशन संदर्भ में है कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए, क्या कितने पास हुए, जितने का हमने अंदाजा लगाया था, जितने का हमने कैलकुलेट किया था कि इतने तो पास होंगे ही होंगे कम से कम, है ना? क्लास में इतने बच्चे हैं तो इतने तो कम से कम पास होंगे, या इतने एवरेज आएंगे, इतने फर्स्ट आएंगे, इतने सेकंड आएंगे। तो ये हमारे थोड़ा सा वो हो जाता है ना, ऑब्जर्वेशन से भी पता लग जाता है हमें, उनके पढ़ाई के, उनके टेस्ट देने के तरीक़ों से भी पता, हम ज्ञान प्राप्त मतलब पता लग कर पाते हैं। तो काउंटिंग और फिक्स्ड वैल्यू मेथड, तो ये काउंटिंग और फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट की बात है। तो प्रोडक्ट में ये है कि इफ़ द डिजायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट आर नॉट बीइंग मेड, तो वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इतने प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे, कम बन पा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई खामी है, कमी है, एरर है। मोशंस और सीक्वेंस मेथड, it determines whether the defined sequence of operation has been followed during the process of manufacturing. It determines whether the defined sequence of operation has been followed by during the process of manufacturing. क्या हुआ इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? It determines whether the defined sequence of operation has been followed during the process of whether the defined sequence के बारे में, कि सीक्वेंस पहले सीक्वेंस में क्या है, दूसरे सीक्वेंस में क्या है, क्या सीक्वेंस सही है ना? बच्चों को सिखाया जाता है कि अब सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा, फिर दोबारा दूसरे उसमें यूनिट में क्या सिखाएगा, तीसरी यूनिट में क्या सिखाएगा, क्या सीक्वेंस सही है। तो ऐसे ही इसके प्रोडक्शन के चक्कर में हम प्रोडक्शन के संदर्भ में हम सीख रहे हैं, मतलब पता कर रहे हैं कि ये उनका जो सीक्वेंस है वो सही है कि नहीं है, प्रोसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसका जो वो स्टेप्स पता है कौन से? ये 7 स्टेप्स हैं इसमें, है ना। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फाइंड द रूट केज। पहले प्रॉब्लम को देखेंगे हम स्टेप्स में। एरर चेक कर रहे हैं ना, मैंने पोकायोका में क्या कर रहे हैं, एरर चेक कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम देखेंगे तभी तो हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा। तो प्रॉब्लम का मतलब तो एरर है कि यहाँ इस जगह एरर आ रही है। फाइंड द रूट कोज का उसको देखेंगे। फिर डिटरमाइन विच टाइप ऑफ पोकायोका, है ना, टू यूज़, कि कौन सी पोकायोका यूज करनी चाहिए। 2 तरह की बताई थी ना मैंने पोकायोका अभी, कैटेगराइज 2, है ना। 2 मेथड 2 तरह की होती है। एक होती है कौन सी, प्रिवेंटिंग, और दूसरी कौन सी होती है, अभी बताया था ना मैंने आपको, प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिव, है ना। 2 बताई थी, प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिव। डिटरमाइन विच टाइप ऑफ पोकायोका टू यूज, डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोकायोका और मेथड टू यूज। फिर दोनों में से चुनने के बाद फिर निश्चित करना, इससे क्या करेंगे हम, इसी पोकायोका से हम करेंगे। टेस्ट योर पोकायोका सिस्टम टू सी इफ इट वर्क्स, और ये देखना कि क्या पोकायोका सिस्टम इसमें जो है काम कर रहा है। फिर ट्रेन एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना। गलतियाँ प्राप्त कर ली, मिल गई गलतियाँ कि यहाँ गलतियाँ हैं, अब उनको इस गलतियों में सुधार करना। उनको जहाँ वो गलत थे एम्प्लॉयज़, है ना, जहाँ प्रोडक्ट बनाएगा कौन, एम्प्लॉयज़ बनाएंगे ना। तो एम्प्लॉय चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडस्ट्री में हो, क्या है ना। तो उनको ट्रेन करेंगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, उनको ट्रेन करेंगे। रिव्यू प्रोग्राम और मेजर सक्सेस, और फिर हम जो है पुनः निरीक्षण करेंगे, दोबारा से उनको रिव्यू करेंगे, है ना, पुनः रिव्यू करेंगे उनका। और फिर उनको क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे कैसी है, और लगा कि बहुत अच्छी है तो फिर क्या करेंगे, मेजर सक्सेस, और सक्सेस को मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, नई कोई आप टॉपिक चाहते हैं कि नया मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो वो बताइएगा।
और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और जो आप नेट की यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको अपने पूरे मन से कीजिए। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप में रात दिन एक कर दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है स्टूडेंट्स। और मैं जो है इसको समाप्त करती हूँ, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।